ओके, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं पॉवर्टी के बारे में। तो देखिए, जो गरीबी है ना वो बहुत 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 बड़ा इशू है भारत में। और दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब जो लोग हैं वो भारत में ही रहते हैं, है ना। अगर आप परसेंटेज के बेसिस पे बात करेंगे तो लगभग 22% गरीब लोग भारत में रहते हैं आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। और अगर आप इसको डिजिट में कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग 27 करोड़ के आसपास होते हैं ना। समझिए 27 करोड़ है ना। तो समझो कि अगर आप बात करेंगे अमेरिका, तो अमेरिका का टोटल पॉपुलेशन लगभग 35 करोड़ के आसपास है। तो समझिए भारत में सिर्फ 27 करोड़ लोग गरीब हैं। गरीब मतलब कि बिलो पॉवर्टी लाइन ये जीवन यापन करते हैं, ठीक है। तो चूंकि अभी मैंने बिलो पॉवर्टी लाइन का जिक्र किया है तो इसको मैं लिख ही देता हूं, है ना। ये बीपीएल होता है बेटा, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन। इससे हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि कौन गरीब होगा और कौन गरीब नहीं होगा, है ना। तो इसको एस्टिमेट करते हैं हम लोग दो चीजों के बेसिस पे। एक को बोलते हैं हम लोग क्या, कि आपको कितना फूड की जरूरत है और आपको कितना मनी की जरूरत है ना। तो मनी को मैं ये सिंबल से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक। तो फूड इन कैलोरीज एंड मनी इन रुपीज, है ना। तो कितना आपको चाहिए रहेगा, और ये डिफरेंशिएट करता है रूरल एंड अर्बन एरियाज पर। तो एज पर 2011-12 सर्वे हमारे को जो फूड की रिक्वायरमेंट है ना, फूड इन कैलोरीज, जो सिटी में है वहां पर हमें सिर्फ 2100 कैलोरीज चाहिए। कितना चाहिए? 2100 कैलोरीज। ये आप लिख लीजिएगा, सिटी में हमें सिर्फ 2100 कैलोरीज चाहिए। और जो रूरल एरियाज है वहां पर 2400 कैलोरीज चाहिए। तो मैं आपसे पूछता हूं कि सिटी में 2100 और रूरल एरियाज में 2400, ऐसा डिफरेंस क्यों? क्योंकि जो सिटी है, आप बताओ पहले, हाँ आप सोचो पहले कि क्यों ऐसा हो सकता है ना। 2100 in city and 2400 calories per day in village area. Why it is like that? आपने जो है वो बहुत सही सोचा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही है कि जो सिटी है ना वहां पर क्या होता है, सिटी में लोगों को कम मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो गांव में जो है वो लोग किसानी करते हैं, है ना, और भी बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, इसीलिए उनको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। चूंकि ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा भोजन की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए सिटी में 2100 कैलोरीज पर डे और गांव में 400 कैलोरीज पर डे। तो ये आप याद रखिएगा, पर डे पर पर्सन, है ना, ये हम बात कर रहे हैं। दूसरा है भाई कितना पैसा चाहिए उनको सरवाइव करने के लिए। तो पैसा जो है ना आप याद रखिएगा, सिटी में जो है आपको जो है 1000 रुपए, है ना, 1000 रुपए पर मंथ पर पर्सन। और जो विलेज में 816 रुपए पर पर्सन पर मंथ। तो इसमें आप देखेंगे कि विलेज में कम पैसा आपको चाहिए, सिटी में आपको ज्यादा पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि सिटी में जो लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं वो ज्यादा होता है और विलेज में लिविंग एक्सपेंसेस रिलेटिवली कम होता है ना। बट आप एक बार सोच के देखो, सिर्फ 816 रुपए आपको विलेज में चाहिए। अगर आप उसको पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करो तो 27 रुपए होता है, लगभग 27 रुपए कुछ पैसे होते हैं, है ना। तो आप इमेजिन करो कि क्या आप पूरा एक दिन सिर्फ 27 रुपए में मैनेज कर पाओगे क्या? आपका जो चॉकलेट है उससे ज्यादा पैसे में आता है ना। तो 27 रुपीज पर डे इन विलेजेस और 816 रुपीज पर मंथ इन विलेजेस पर पर्सन। और जो 1000 रुपए है पर मंथ के बेसिस पे हम लोग सिटी पे काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा बीपीएल का लेवल। और अगर कोई भी मान लो कि 1001 रुपए कमाता होगा तो वो क्या कहलाएगा? अबव पॉवर्टी लाइन, है ना। या फिर कोई भी गांव में अगर 817 रुपए कमाता होगा तो वो क्या कहलाएगा? अबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो इसका जो क्राइटेरिया है वो बहुत 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 कम है ना। अगर आप पूरे दुनिया के लेवल पे देखोगे तो अगर वर्ल्ड बैंक की अगर बात करो तो वर्ल्ड बैंक बोलता है कि एटलीस्ट 1.25 डॉलर होना ही चाहिए, है ना, 1.25 to 1.5 डॉलर। अगर आपको इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करोगे तो 100 से जो 125 से 130 रुपए एक दिन में तो आपको मिलना ही चाहिए सरवाइव करने के लिए, है ना। जो कि भारत में तो उससे लगभग 1/3 है। आप देख सकते हैं इसको, डेटा को, है ना। तो चीजें बहुत ही मिनिमम है, फिर भी आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा लोग यहाँ पर गरीब हैं। इतने बेसिक चीजों को भी ये फुलफिल नहीं कर पा रहे। मतलब 27 करोड़ लोग जो हैं वो, उनको ये फूड और ये बेसिक पैसा भी उनके पास में नहीं अवेलेबल है, ठीक। अब ये मैं पूछूंगा कि बीपीएल जो है, बिलो पॉवर्टी लाइन, और ये पूरा जो चीजों को कौन मैनेज करता है या फिर कौन सर्वे करता है? तो इसको सर्वे करते हैं
नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एनएसएसओ बोलते हैं इसको, एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। और ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, है ना, ये गवर्नमेंट की एक वो है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये बेटा हो गया पॉवर्टी के बेसिस पे। अब कौन से लोग ज्यादा पुअर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? तो जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, और बच्चों में भी स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड है, तो इनका जो पुअर बनने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है ना। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि घर की महिलाओं को, हमारी जो मम्मी है, हमारे जो डॉटर है, सिस्टर है, इनको हमेशा ये बोलना चाहिए कि मैरिज के बाद में एटलीस्ट 5 साल तो उनको काम करना ही है, या फिर मैरिज के पहले 5 साल तो काम करना ही है, क्योंकि इन केस की अगर कभी इमरजेंसी पड़े तो वो उनके पास में एक क्वालिफिकेशनल एक्सपीरियंस हो, एक जॉब का एक्सपीरियंस हो, और आगे जाके वो काम कर सके। तो याद रखिएगा, शादी से पहले 5 साल काम करना जरूरी है, या फिर उसके बाद भी आपको काम में इन्वॉल्व अपने को रखना है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो पूरा पॉवर्टी है ना, उसमें हम लोग कैसे इसको इतनी गरीबी हमारे भारत देश में आखिर बढ़ कैसे गई, ठीक है, क्या वो रीजंस हैं इतने भारत देश में गरीब होने के? तो सबसे पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है वो ही है कि ब्रिटिशर्स ने भारत में 200 सालों तक एक्सप्लॉयटेशन किया, है ना। क्योंकि वो 200 सालों तक एक्सप्लॉयटेशन किया, तो भारत का जितना भी रिसोर्सेज था, प्रॉपर्टी था, एसेट्स था, वो सबको वो कहां लेके चले गए? ब्रिटेन में लेके चले गए, है ना। और जब भारत आजाद हुआ था, ना तो हमारे पास में इंडस्ट्रीज था, ना तो हमारे पास में फैक्ट्रीज था, ना तो हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना तो हमारे पास में कॉलेजेस था, यूनिवर्सिटीज था, कुछ भी नहीं था, है ना। तो हमें बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना था। तो ऑब्वियसली बात है, समय तो लगेगा ही, लेकिन आजादी के बाद भी हमसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही डिजास्टर्स कंडीशन हमको देखने को मिलता है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है हमारे गरीब होने का, वो है हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जो हमारा जनसंख्या जिस दर से बढ़ रहा है, आप जानते होंगे कि इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन हमारा दुनिया में रैंकिंग सेकंड है ना। और कुछ ही सालों में हम लोग चाइना को बीट करके नंबर 1 बन जाएंगे, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते, फिर भी अनफॉर्चुनेटली बन जाएंगे, क्योंकि हमारे देश की जनता कंट्रोल कर ही नहीं रही है ना। तो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन अवर रैंकिंग इज सेकंड, और ये बहुत 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 ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि हमारे पास जमीन बहुत कम है और पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तीसरा रीजन ये है कि जो हमारे देश में जो इलिटरेसी है ना, जो साक्षरता की दर है, वो बहुत ही कम है। जैसे मैंने कुछ देर पहले ही बताया था, जस्ट 74%। अगर आप ये बताइए कि भारत में लोग अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो क्या उनको एक बेहतर जॉब मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, है ना। तो अगर उनको बेहतर जॉब नहीं मिल पाएगा तो क्या उनको एक बेहतर सैलरी मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। अगर उनको एक बेहतर सैलरी नहीं मिल पाएगी तो क्या उनकी इकोनॉमिकल एंड सोशल कंडीशन इंप्रूव होगा? नहीं होगा, है ना। तो ये भी बहुत ही बड़ा रीजन है। चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि भारत में पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उस हिसाब से जो अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए वो उतनी ज्यादा नहीं है। देखेंगे कि भारत में जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं वो या तो बाहर के हैं, है ना। आप देख लीजिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में, या आप देख लीजिए किसी भी सेक्टर में, है ना, जो बाहर की कंपनीज है वो बहुत ज्यादा एक्टिवली डोमिनेट करती है भारत में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मैन्युफैक्चरर बनना पड़ेगा, कंज्यूमर नहीं बनना है हमको, है ना। चाइना इसी फील्ड में हमसे आगे निकल गया, ठीक है। चाइना मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया, और हम लोग कंज्यूमर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनने जा रहे हैं, बन चुके हैं, है ना। तो ये चीजों को हमको चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक। तो ये कुछ मैंने रीजंस बताए कि क्यों हम लोग गरीब हैं आज की डेट में, और कैसे हम लोग अमीर बन सकते हैं। कैसे बनेंगे भाई? तो मेहनत करके, है ना, और बहुत 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 ज्यादा जो है अपने जो लक्ष्य है, अपना जो गोल है, अपना जो टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए दिन रात हमको क्या करना पड़ेगा? डट के मेहनत करना पड़ेगा, अपने सपने को जीना पड़ेगा। जो हम चाइना देखते हैं, सिंगापुर देखते हैं, दुबई देखते हैं, है ना, ये सभी देश आखिरी के पिछले कुछ 15-20 सालों में ही तो पूरे दुनिया पे राज किए हैं, है ना, आगे बढ़े हैं। तो अगर हम लोग आज से मेहनत करें आगे के 10-20 सालों में, तो हम लोग भी दुनिया के विश्व गुरु बन सकते हैं, ठीक। तो दिस ऑल आर पॉसिबल। तो
उसके बाद में हम लोग जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखेंगे वो ये है कि आई थिंक द पॉवर्टी, हाँ इसमें अब देखेंगे कि भाई सरकार क्या क्या चीजें कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा देश जो है वो दुनिया का सबसे यंग कंट्री है, यंगेस्ट, वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री है हमारा देश जो है, लेकिन हमारे देश के लोगों के पास में जॉब नहीं है, एक डायरेक्शन नहीं है कि किस डायरेक्शन में हमको जाना है ना। तो इसीलिए जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा करने के लिए हमारी सरकार कई सारे प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट कर रही है। तो उन्हीं कुछ प्रोग्राम्स को हम लोग देखते हैं। तो पहला जो प्रोग्राम हम लोग यहाँ देखेंगे वो ये है कि मनरेगा, ठीक है। मनरेगा में यहाँ पर आपसे डिस्कस करूंगा। मनरेगा, बेटा देखो मनरेगा से बहुत 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 ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं ना, हर साल 1 से 2 क्वेश्चंस तो आते ही है मनरेगा से। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि मनरेगा क्या है। देखो सबसे पहला है कि मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है ना। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। फिर से मैं बोलता हूं, महात्मा गांधी, एम फॉर महात्मा गांधी, एन फॉर नेशनल, नेशनल मतलब ये पूरे देश में लागू होगा, ठीक है। रूरल पूरे देश के कौन से इलाके में होगा, रूरल इलाके में, गांव वाले इलाके में, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट गारंटी मतलब ये जो आपको गारंटी होगा कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही, एक्ट मतलब कि नियम है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और ये कौन से साल में आया था, ये आया था बेटा 2005 में, ठीक है, याद रखिएगा 2005 में ये आया था हमारे पास में, दैट इज इन 2005। अब इसमें क्या क्या प्रोविजंस है, ठीक है। तो इसमें जो है ना हमको 100 डेज का गारंटीड जॉब मिलेगा ही, है ना, 100 डेज का गारंटीड जॉब मिलेगा ही। अब ऐसा नहीं है कि हमको बहुत बड़ा जॉब मिल जाए, है ना, ऐसा नहीं है कि सरकार हमें कलेक्टर ही बना देगी, ऐसा नहीं। जो अनस्किल्ड सेक्टर में जो जॉब होते हैं ना, वो जॉब हमको 100 डेज का मिलेगा ही, ठीक है। इसमें जो मिनिमम वेजेस हैं वो डिसाइडेड है, ठीक, तो उतना आपको मिलेगा ही। दूसरा ये है, देखो छत्तीसगढ़ के केस में जो बच्चे छत्तीसगढ़ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको याद रखना है कि मनरेगा के तहत जो छत्तीसगढ़ में टोटल डेज फिक्स मिलता है आपको गारंटीड, वो है 150 दिनों का। कहाँ, छत्तीसगढ़ में, है ना, याद रखिएगा, ठीक है। ये कई बार पूछा जाता है छत्तीसगढ़ के स्टेज 1 में, है ना। तो छत्तीसगढ़ में 150 दिन है। अब आप पूछेंगे सर सेंट्रल लेवल पर तो 100 है, छत्तीसगढ़ में 150 है, तो ये एक्स्ट्रा 50 दिन का पेमेंट कौन करता है, तो ये एक्स्ट्रा 50 दिन का पेमेंट कौन करेगा, छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी, है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब उसके बाद में जो सेकंड है, सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इसमें बेटा जो 1/3 जॉब है ना, वो किसके लिए रिजर्व रहता है, 1/3 जॉब इज रिजर्व फॉर वुमेन, याद रखिएगा, है ना, 1/3 जॉब इज रिजर्व फॉर वुमेन, है ना, 1/3 जॉब इज रिजर्व फॉर वुमेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम लोग फोकस करते हैं किसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। किसमें, सस्टेनेबल मतलब कि जो भी हम लोग डेवलपमेंटल काम करेंगे इसमें कोशिश करेंगे कि नेचर को उसके उसके माध्यम से कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये 2005 में आया था। इसमें 100 दिनों का फिक्स गारंटेड जॉब आपको मिलता है। छत्तीसगढ़ के केस में ये 150 है। एक्स्ट्रा 50 दिनों का पेमेंट छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी। इसमें 1/3 जो जॉब है ना वो वुमेन के लिए रिजर्व होता ही है। और इसमें हम फोकस करते हैं क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, ठीक है। तो आई होप दिस मनरेगा इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब मनरेगा के अलावा भी कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसीज है जिसको मैं बताना चाहूंगा। स्पेस ना होने की वजह से मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। देखिए एक तो मनरेगा हो गया, मनरेगा के बाद में लिखिएगा दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना, है ना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ये आया था 1993 में, है ना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में। नाम से ही क्लियर है कि इसमें क्या प्रोवाइड किया जाएगा, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, है ना। किनको, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो गांवों में और शहरों में रहते हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। कब आया था, 1993 में, है ना। उसके बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट आया था, रूरल एम्प्लॉयमेंट, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, है ना, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ओके, तो ये मैं शॉर्ट में लिख देता हूं क्योंकि स्पेस नहीं हो पाएगा। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये बेटा कब आया था, 1995 में, याद रखिएगा, सन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए ये रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम मतलब कि क्या,
कि गांवों में जो है वो एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन का प्रोग्राम ये लॉन्च होगा, जो जिससे कि गांवों के बच्चों को रोजगार मिल सके। ये कब आया था? 1995 में आया था, है ना। उसके बाद में तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे कहते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये बेटा आया था 1999 में, 1999 में आया था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में। इसमें क्या सेटअप किया गया था कि जो स्वयं सहायता समिति होंगी ना महिलाओं की, उनको बहुत ज्यादा प्रमोशन और सपोर्ट दिया जाएगा, जिससे कि वो है अपने लेवल पर जो है वो काम कर सके, है ना। और कई सारे नए बिजनेस कर सके, ठीक है, कई सारे नए काम कर सके। तो इसके लिए ये जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लॉन्च किया गया था। अबाउट स्वयं सहायता समिति, सेल्फ हेल्प ग्रुप, है ना, हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे आगे के चैप्टर्स में, ठीक है। तो उसे मैं अभी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो आगे के चैप्टर में हम लोग समझेंगे बहुत डिटेल में। तो याद रखिएगा इसको, है ना। कब आया था? 1999 में। उसके बाद में जो नेक्स्ट है ना, उसको कहते हैं प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अब नाम से ही क्लियर है भाई, जो गांव है, ग्राम है, उनको क्या करना है, हमको बढ़ाना है। ये कब आया था? सन 2000 में आया था, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सन 2000 में आया था। और इसमें जो हमारे गांव है, ग्राम है, उनको हमको बहुत ज्यादा प्रमोट करना है। कैसे? जो वहां की नीड्स है, दैट इज चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, सैनिटेशन हो, टॉयलेट फैसिलिटी हो, रोड की फैसिलिटी हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेजेस हो, है ना, चाहे वो और भी कोई भी चीज हो, है ना। तो उनको और भी बेहतर तरीके से बनाने के लिए एक्स्ट्रा फंड्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो इसे कहते हैं प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। उसके बाद में इस पूरी गरीबी को और अच्छे से मैनेज करने के लिए एक और स्कीम लॉन्च किया गया था जिसे कहते हैं अंत्योदय अन्न योजना स्कीम, ठीक है। अंत्योदय अन्न योजना, ये भी सन 2000 में ही आया था। अंत्योदय अन्न योजना, इसके बारे में ज्यादा इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि इसको हम लोग किस चैप्टर में समझेंगे? फूड सिक्योरिटी के चैप्टर में समझेंगे, है ना। तो अंत्योदय अन्न योजना कौन से साल में आया था? सन 2000 में आया था, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, कितने सारे स्कीम्स हमने देख लिए? हमने टोटल 6 स्कीम्स देखे हैं, है ना। पहला है मिड डे मील स्कीम बोल रहा हूं मैं, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 में आया था। दूसरा है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, दैट इज 1993। तीसरा है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 1995। फिर उसके बाद है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, दैट इज 1999। दैट इज आफ्टर दैट प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 और अंत्योदय अन्न योजना 2000 में ही आया था, ये भी, है ना। आप मिड डे मील स्कीम को भी ले सकते हो क्योंकि बच्चों को तो भाई भोजन मिल रहा है ना। तो चूंकि उनको भोजन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं एक उनको हेल्थ मिल रहा है, एक उनको एजुकेशन भी मिल रहा है, और आगे जाके वही हेल्थी और एजुकेटेड बच्चे जो हैं हमारे देश के भविष्य का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो उसे। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक। तो इस पूरे चैप्टर में हम इतना ही देखेंगे। अब इसके बाद में हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, दैट वी विल कॉल एज फूड सिक्योरिटी, है ना। तो अगर इस चैप्टर में कोई परेशानी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट, दैट विल बी फूड सिक्योरिटी। सो लेट मी ड्रिंक सम वाटर एंड देन वी विल स्टार्ट फूड सिक्योरिटी, ओके। Okay, so now we will start, that is the next very important chapter, that is food security, है ना। तो फूड सिक्योरिटी हम लोग देखते हैं। देखिएगा, जो फूड सिक्योरिटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत जैसे देश में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा लोग गरीब हैं, है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। इसलिए फूड सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। तो देखो, फूड सिक्योरिटी हमको अचीव करने के लिए हम लोग बेसिकली 3 चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं। एक तो फूड का एक्सेसिबल होना चाहिए, ये अवेलेबल होना चाहिए और अफोर्डेबल होना चाहिए। 3 ए पर काम करता है, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, है ना। तो जो एक्सेसिबिलिटी मतलब क्या होता है कि ये हमको एक्सेस होना चाहिए, ठीक है, कि बहुत ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, है ना, हमारे पहुंच में होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद ये अवेलेबल होना चाहिए कि भाई अवेलेबल होगा तभी तो आप उसको परचेज कर पाओगे ना। और तीसरा है अफोर्डेबल। अफोर्डेबल मतलब कि आपके बजट में होना चाहिए, ठीक है। तो 3A को आपको बहुत अच्छे से समझना है, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। एक इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया था, केस स्टडी दिया था बंगाल फेमाइन का जो कि आया था 1943 में, है ना, जिसमें लगभग 30 लाख हमारे नागरिकों की मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिएगा बंगाल का फेमाइन कब आया था, 1943 में। कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी, 30 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। और ये जो इसका रीजन था वो ये नहीं था कि जो हमारे पास में चीजें नहीं थी खाने पीने का, नहीं, हमारे पास में चीजें था लेकिन वो अफोर्डेबल नहीं था, वो एक्सेसिबल नहीं था, है ना। मतलब वो अवेलेबल तो था लेकिन अवेलेबल था बट वो अफोर्डेबल नहीं था, चीजों की कीमत बहुत ज्यादा थी, लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, है ना। इसीलिए उसको अफोर्डेबल बनाने के लिए हमारी सरकार ने कई सारी चीजों का जो है वो प्रबंधन किया है, मैनेजमेंट किया है, जिसको हम लोग ये फूड सिक्योरिटी वाले चैप्टर में देखेंगे, समझेंगे, है ना। तो चलिए एक एक करके इसमें स्टार्ट करते हैं। इसमें जो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको जो बताना चाहता हूं वो ये है कि हमारी सरकार ने इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन किया है जिसको कहते हैं पीडीएस, है ना। तो इस पीडीएस से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं पीडीएस, मैं समझाऊंगा आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। पीडीएस, ठीक। तो पीडीएस क्या होता है, पीडीएस होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या होता है बेटा, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अब इसमें क्या चीजें होती है, देखो इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है प्रोक्योरमेंट और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। अब देखो प्रोक्योरमेंट मतलब क्या होता है कि चीजों को इकट्ठा करना, है ना। तो ये चीजों को इकट्ठा करने का काम कौन करती है, हमारी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक, याद रखिएगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, एफसीआई बोलते हैं इसको, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इकट्ठा कैसे करेगी, देखो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या डिक्लेयर करती है, एमएसपी, क्या डिक्लेयर करेगी बेटा, एमएसपी, है ना। एमएसपी क्या बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करते हैं। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि अगर मान लो कि मैं चावल के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर कर दिया कि 1200 रुपए पर क्विंटल, है ना, तो 1200 रुपए पर क्विंटल मिनिमम में तो वो जाएगा ही। अगर कोई उसको 1200 से भी कम में खरीदना चाहता है तो आप मेरे पास आइए, सरकार के पास आइए और हम उसको 1200 में खरीदेंगे। तो ये क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इससे कम में तो नहीं बिकेगा वो, है ना, इतने में या फिर इससे ज्यादा में बिकेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मान लीजिए चावल के लिए हमने डिक्लेयर कर दिया। अब जो फार्मर्स है वो अपना जो प्रोडक्ट राइस है उसको किसको सेल करेंगे, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उस पूरे चावल को कहां पर रखेंगे, अपने गोडाउन्स में, जो उनका स्टोरेज हाउस है ना वहां पर रखेंगे, ठीक है। अब स्टोरेज हाउस में रखने के बाद में ऐसा तो नहीं है कि वो वहां पर बैंक की तरह वहां पर रखेंगे 5-10 सालों तक, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर उसको हम लोग कहां पर दे देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। अभी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे काम करते हैं, देखिए यहां पर होते हैं फेयर प्राइस शॉप्स, क्या होते हैं, फेयर प्राइस शॉप्स, है ना, फेयर प्राइस शॉप्स। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग राशन दुकान, ठीक है। तो आपने देखे होंगे कि आपके जो लोकेलिटीज में कुछ राशन शॉप्स होंगे जहां पर से गरीबों को, जो बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं, उनको सब्सिडाइज राशन मिलता है, मतलब 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो चावल, है ना, 4-5 रुपए किलो पल्स, तो ऐसा कुछ मिलता है उनको, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो लोगों को, है ना। और इसमें क्या है, ये जो मैंने आपको बताया फेयर प्राइस शॉप्स, है ना, जो राशन की दुकानें होती हैं उनको फेयर प्राइस शॉप्स बोलते हैं। तो यहां से जो गरीब लोग हैं, है ना, जो पुअर लोग हैं, उनको हम लोग देते हैं सब्सिडाइज्ड राशन, नमक मिलता है, चना मिलता है, चावल मिलता है ना। तो इस तरीके से जो बेसिक फूड आइटम्स है वो हम लोग यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये जो पूरा पीडीएस का कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। पीडीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन इसमें से आता है। पीडीएस और ये जो मनरेगा है ना, इसको आप एकदम अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, पीडीएस में हम लोग बेसिकली 2 काम करते हैं, एक तो है प्रोक्योरमेंट और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन।
प्रोक्योरमेंट करने का काम हमारी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करके। और जो किसान है वो इसी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इससे ज्यादा पर वो बेच सकती है, और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उनसे जो उनका प्रोडक्ट है उसको कलेक्शन करके कहाँ रखती है, अपने स्टोरेज हाउस में रखती है, ठीक है। उसके बाद में वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर उसको ले जाती है, और वहां से फेयर प्राइस शॉप जो राशन दुकानें होती हैं वहां से गरीबों को सस्ती दर पर अनाज दे दिया जाता है, ठीक है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं उनको, है ना। तो ये आई होप दिस इज पीडीएस सिस्टम आपको पूरे अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब देखो जो पीडीएस सिस्टम तो मैंने आपको बता दिया। अब जो यहाँ पर मैंने छोड़ा था एक स्कीम, आई थिंक अंत्योदय अन्न योजना, तो इसको भी हम लोग थोड़ा जल्दी से बहुत ही ब्रीफ में इसको समझ लेते हैं कि ये अंत्योदय अन्न स्कीम है क्या, ठीक है। तो लिखिएगा अंत्योदय अन्न योजना, है ना, अंत्योदय अन्न योजना ये है क्या, देखते हैं। तो बेटा जो अंत्योदय अन्न योजना, जैसे मैंने आपको बताया था कि ईयर 2000 में आया था, और इसमें जो हम लोग सबसे गरीब है ना उनको इसमें सपोर्ट करेंगे, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, है ना। तो जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है उनको हम लोग क्या बोलेंगे, अंत्योदय अन्न योजना। मतलब इसके तहत उनको पहले तो 25 किलो चावल मिलता था, अभी 35 केजी हम इसमें देते हैं, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें लगभग हम लोग 2 करोड़ फैमिलीज को हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो दैट इज वेरी प्रेस्टिजियस प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आप याद रखिएगा, अंत्योदय अन्न योजना, है ना। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इसमें मैं बताना चाहूंगा आपको, वो ये है क्या है भाई बताओ आप। हाँ, वो ये है कि जो लोगों में एक बेहतरी कैसे होगा, है ना। तो इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा क्या, कि जो वुमेन है, वुमेन का एक कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनता है यहाँ पर। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप में आने से पहले मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ। एक एक्ट आया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार आ सकता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। क्या बोलते हैं उसको, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। यहीं पर लिख देता हूं मैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, है ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये कब आया था, 2013 में आया था, याद रखिएगा, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया था बेटा, 2013 में, ठीक। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये 2013 में सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लॉन्च किया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसके बाद में हम लोग देखेंगे, है ना। तो चलिए इसे स्टार्ट हम लोग अब करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप ना बेसिकली हम लोग इसको देखेंगे मनी एंड क्रेडिट वाले पार्ट में ये आना चाहिए, बट चूंकि हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं इसलिए चलिए देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले में, है ना। तो देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो इसमें क्या होता है मैं बताता हूं आपको बहुत ही डिटेल में, है ना। ये बेटा आता है, ठीक है, कई बार आ जाता है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग, है ना। तो इसमें क्या होता है बेसिकली देखो 15 से, है ना, 15 से 20 मेंबर्स होते हैं इसमें, 15 से 20 मेंबर्स होंगे, है ना, 15 से 20 मेंबर्स होंगे, और मैक्सिमम फीमेल ही होते हैं, ठीक है, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप में। और इसके बाद जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वो ये है कि इसमें जो महिलाएं होती हैं इनके मेंबर्स, इसको स्वयं सहायता समूह भी कहते हैं ना। इसमें जो महिलाएं होती हैं वो आपस में पैसों का कलेक्शन करते हैं, ठीक है, और कलेक्शन करने के बाद में कहां पर डिपॉजिट करते हैं, बैंक में। तो ये जो है ना कलेक्शन करते हैं अपने ग्रुप के लोगों से ही, और उसके बाद में कहां पर सेव करते हैं, बैंक में सेव करते हैं, ठीक है। और आप समझिए कि ये कलेक्शन करने के बाद में बैंक में रखते हैं, और उसके बाद में जब किसी को पैसे की जरूरत होती है तो फिर उसको इन जो लोग हैं वो इनको लोन में देते हैं, ठीक है। ये बेटा इनको क्या देंगे, लोन में देंगे, है ना। तो लोन में दिए, है ना। अब लोन में देंगे तो इसका फायदा ये होता है कि लोन में देने के बाद में इसका एक फायदा ये होता है कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट है ना वो बहुत कम लगता है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ही कम रहता है, लोगों को तुरंत जो है वो लोन मिल जाता है, इमीडिएट लोन फैसिलिटी, है ना, इमीडिएट लोन फैसिलिटी हो जाती है इसमें, ठीक है। और उनको किसी मनी लेंडर के पास में भी नहीं जाना पड़ता, है ना।
और काफी इजी तरीके से जो है ना वो मतलब लोन मिल जाता है। और जो ये इंटरेस्ट बाद में पेमेंट भी होगा वो बाकी सभी सदस्यों को मिलेगा, है ना, ऐसा नहीं कि किसी बाहरी व्यक्ति को दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, हालांकि मनी एंड क्रेडिट वाले टॉपिक में आना चाहिए, बट मैं अभी से बता देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोग इन टोटलिटी हम लोग सभी चीजों को समझ रहे हैं, है ना, द कंप्लीट इकोनॉमिक्स पोर्शन हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखो फिर से मैं बताता हूँ आपको, सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितने मेंबर्स आएंगे, 15 से 20 मेंबर्स होते हैं नॉर्मली। ये कैसे काम करते हैं, तो ये जो है आपस में ही पैसों को कलेक्ट करते हैं। मान लीजिए 100 रुपए सभी ने कलेक्ट किया, तो हर महीने 1500 से 2000 रुपए कलेक्शन हो गया, और उसको उन्होंने कहां पर डिपॉजिट किया, बैंक में डिपॉजिट किया, है ना। अब जब भी किसी पर्सन को, उनके मेंबर को लोन की फैसिलिटी चाहिए रहेगी या पैसों की जरूरत रहेगी, तो वो फिर उनको लोन में देंगे पैसा, और लोन में देंगे पैसा बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर, है ना। और जब वो इंटरेस्ट रेट के साथ में वो वापस करेंगे पैसे को, तो वो जो इंटरेस्ट रेट है ना, इंटरेस्ट जो भी ब्याज वो देंगी, तो वो सभी ग्रुप में बढ़ जाता है वो पैसा, है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि पैसा जो है वो तुरंत मिल गया जिसको जरूरत था, बहुत ही कम ब्याज पर मिल गया, है ना, कोई भी कोलेटरल नहीं लगा, कोई भी सिक्योरिटी उनको नहीं देना पड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज है। और ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जितनी भी महिलाएं होती है ना, वो आपस में हर एक हफ्ते 2 हफ्ते में वो आपस में मीटिंग भी करते रहती हैं, और उस मीटिंग में वो सोशल इश्यूज पर भी बहुत अच्छे से डिस्कशन करती हैं, है ना, जिससे कि उस पूरे समाज का, उस पूरे लोकेलिटी का जो है वो डेवलपमेंट भी होता है ना। कोई क्राइम इस तरीके का नहीं होता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सभी महिलाएं एक साथ एकता में काम करती हैं, और जो सोशल प्रॉब्लम होता है, जैसे कि जो शराब की दुकान है ना, या फिर जो क्राइम वहां पर हो रहा है ना, अगेंस्ट वुमेन, तो उन सभी चीजों के ऊपर बहुत एक्टिव तरीके से डिस्कशन करती हैं और बहुत पॉजिटिव स्टेप्स भी लेती हैं। तो समाज को सुधारने के लिए भी जो सेल्फ हेल्प महिलाएं हैं, ग्रुप हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रही हैं। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक। अब ये जिस तरीके से काम करती है ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग, माइक्रो फाइनेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो माइक्रो फाइनेंस वर्ड आप याद रखिएगा। और इसी माइक्रो फाइनेंस से मुझे याद आ रहा है एक और चीज, बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश के एक बहुत ही बेहतरीन प्रोफेसर थे जिनका नाम था प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने ही सबसे पहले जो माइक्रो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया था, और उन्होंने इतने ज्यादा महिलाओं को लोन दिया था कि उन महिलाओं ने उस पैसों का यूज करके अपने लिए छोटे छोटे व्यापार, छोटे छोटे जो रोजगार का अपॉर्चुनिटी ओपन किया अपने खुद के लिए। और इतना ज्यादा सक्सेसफुल मॉडल था कि उनको नोबेल प्राइज तक मिला, है ना, नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 2006, है ना। तो ये याद रखिएगा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के थे। 2006 में उनको नोबेल प्राइज मिला पीस के लिए, और उन्होंने क्या किया, माइक्रो फाइनेंस को बहुत ज्यादा प्रमोट किया और महिलाओं को ज्यादा सशक्त किया। और उन्होंने एक चीज और किया था, ग्रामीण बैंक का उन्होंने ही वाज द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वन। तो आई होप ये पूरे अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है डेवलपमेंट से, है ना। तो डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो क्लास 9th लेवल पे है वो हमने लगभग सभी चीजें जो इंपॉर्टेंट है उसको हमने समझ लिया है ना। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसमें जो फूड सिक्योरिटी में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। एक तो मिड डे मील स्कीम जो कि मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। उसके बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज है जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, है ना। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। इंटीग्रेटेड, इसमें जो बच्चे होते हैं उनके न्यूट्रिशियल चीजों की जरूरत को पूरा किया जाता है इस स्कीम के माध्यम से। उसके बाद में एक और स्कीम होता है जिसे कहते हैं फूड फॉर वर्क, है ना। जैसे आप काम करते हो तो उसके बदले में आपको पैसा भी मिलता है और खाना भी मिलता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, फूड फॉर वर्क, है ना। तो ये सभी चीजें भी फूड सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी में हमने कई सारी चीजें देख ली कि फूड सिक्योरिटी में क्या क्या चीजें जरूरी हैं, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। बंगाल का फेमन भी देख लिया हमने। उसके बाद में हमने ये देख लिया पीडीएस क्या होता है। उसके बाद में हमने कुछ स्कीम्स देखे जैसे कि अंत्योदय अन्न योजना। उसके बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत प्रेस्टिजियस लॉ लाया था, दैट इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या होता है ना, पर पर्सन 5 kg हम देते हैं, है ना, चावल या फिर राइस या फिर अनाज, है ना।
उसके बाद में मैंने आपको बताया क्या कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम और फूड फॉर वर्क है ना, तो ये सभी चीजें इसमें आएंगी। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अचानक से मुझे याद आया इसलिए मैंने आपको बता दिया है ना। जो मोहम्मद यूनिस का केस स्टडी है उसको भी आप देख लीजिएगा, हालांकि ये किसमें आएगा, नेक्स्ट जो मनी एंड क्रेडिट हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें आता है, ठीक है कोई बात नहीं, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार रिमार्क दे दीजिए है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक, स्टार रिमार्क। ओके, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि डेवलपमेंट है ना। तो डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखो डेवलपमेंट, देखो अब ये क्लास 9 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, कहाँ चल रहे हैं, क्लास 10 की ओर चल रहे हैं। तो डेवलपमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर भी डेवलपमेंट कर सकते हैं और नेशनल लेवल पर भी डेवलपमेंट कर सकते हैं ना। तो ये है एक इंडिविजुअल लेवल पर और ये है एक नेशनल लेवल पर है ना। तो देखो जब भी हम लोग इंडिविजुअल लेवल पर डेवलपमेंट करेंगे तो क्या हो सकता है कि हमको भाई एक तो हमारा इनकम बढ़ना चाहिए, और इनकम ही हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होता ना, पैसे ही हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होता, पैसे के साथ में और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि हमारा जॉब सिक्योरिटी, लोकेशन ऑफ वर्क है ना, अदर फैसिलिटीज, वर्किंग आवर्स, ठीक है। तो ये सभी चीजें भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं। तो इन इनकम को और ये जो अदर फैक्टर्स को आप मिला दोगे तो इसको क्या बोलते हैं, मिक्स ऑफ गोल, क्या बोलेंगे, मिक्स ऑफ गोल है ना। तो यहां पर मैं इसको लिख देता हूं मिक्स ऑफ गोल, ठीक है। और भी जैसे कुछ चीजें इसमें दी हुई हैं, जैसे कि कई बार जो है इंडिविजुअल्स का गोल अलग अलग होता है ना, कई बार सेम होता है, ठीक है, कई बार कॉन्ट्रास्टिंग होता है, लेकिन ये मिक्स ऑफ गोल आप याद रखिएगा कि अगर आप इनकम के साथ में अदर फैक्टर्स को, अदर फैक्टर्स मतलब क्या, जॉब सिक्योरिटी, फैसिलिटीज, लोकेशन है ना, इन्वायरमेंट, ये सभी चीजों को आप जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, मिक्स ऑफ गोल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका इंडिविजुअल लेवल पर। जब हम नेशनल लेवल पर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम लोग बहुत सारे देशों को कंपेयर करते हैं कि कौन सा देश ज्यादा बेहतर है ना। तो एक तो हम लोग यूज करते हैं कौन सा, वर्ल्ड बैंक का, कि भाई वर्ल्ड बैंक क्या बोलती है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यू भी यहाँ पर मैं लिख दिया हूं, वर्ल्ड बैंक एक फैक्टर यूज करती है, एक क्राइटेरिया यूज करती है जिसे कहते हैं हम लोग पीसीआई है ना, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक हमेशा पर कैपिटा इनकम यूज करती है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम से भी ऊपर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या होता है कि सभी देश के जितने भी नागरिक हैं उनका आप इनकम को मिला दीजिए तो वो क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम बन जाएगा है ना। लेकिन नेशनल इनकम में भी कई सारे लूप होल्स हैं है ना, जैसे कि मान लीजिए एक कंट्री में 10 लोग हैं और एक कंट्री में सिर्फ 3 लोग हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि कंट्री ए में जो 10 लोग हैं वो 100 रुपए कमा रहे हैं और कंट्री बी में 3 लोग हैं वो 90 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। तो कंट्री ए में हालांकि वो 100 रुपए तो कमा रहे हैं लेकिन उनकी पॉपुलेशन कितनी है, 10 है, और कंट्री बी में 90 रुपए कमा रहे हैं लेकिन उनकी जो पॉपुलेशन है वो 3 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन बेहतर डेवलप होगा, तो अगर आप नेशनल इनकम के बेसिस पे बोलोगे तो कंट्री ए ज्यादा आपके नजरों पे डेवलप होगा है ना। लेकिन एक्चुअली में कौन ज्यादा डेवलप है, कंट्री बी, क्योंकि यहाँ पर 3 लोग 90 रुपए कमा रहे हैं और यहाँ पर 10 लोग मिलकर 100 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। तो जो ये नेशनल इनकम होता है ना, वो हर बार सही जानकारी नहीं दे पाता, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, वर्ल्ड बैंक है ना। पर कैपिटा इनकम को हम लोग एवरेज इनकम भी बोलते हैं, याद रखिएगा, पर कैपिटा इनकम इज ऑल्सो नोन एज एवरेज इनकम, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल इसका ट्रिक है, जो टोटल पॉपुलेशन है ना, या फिर जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम को किससे डिवाइड कर दो आप, टोटल पॉपुलेशन से, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, पर कैपिटा इनकम मिल जाएगा है ना। तो नेशनल इनकम मतलब कि टोटल इनकम देश का है ना, और फिर टोटल पॉपुलेशन को उससे आप डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा आपका, पर कैपिटा इनकम मिल जाएगा है ना। तो इस वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन के हिसाब से जो इंडिया है ना वो किस में आता है, लो मिडिल क्लास वाले कंट्रीज के सेक्शन में आता है। मतलब हमारा जो देश है वो, जैसे आपको पता ही है, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड है नहीं और अंडर डेवलप्ड भी नहीं है, लेकिन जो हमारा इनकम है ना, पर कैपिटा इनकम, वो उतना ज्यादा भी नहीं है, इसलिए हमको बोलते हैं लो इनकम अर्निंग ग्रुप वाले ग्रुप में डालते हैं हमको, ठीक है। सो आई होप दिस पर कैपिटा इनकम इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि सिर्फ इनकम ही जरूरी नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीजों को हम लोग यूज करते हैं, तो उसे ही हम लोग और बेहतर तरीके से समझते हैं किसमें, इसमें जिसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक स्कीम मैं यहाँ पर आपसे शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पर मैं इसको लाइन खींच के यहाँ पर ले आता हूँ।
तो एक यूनाइटेड नेशन है, आप सभी जानते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है वैसे ही यूनाइटेड नेशन है। यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम होता है जिसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। तो ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हर साल एक रैंकिंग रिलीज करता है जिसे कहते हैं एचडीआई रैंकिंग, ठीक है। एचडीआई मतलब क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना, तो ये देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब कि कितना वहां का जो ह्यूमन है, वहां के जो इंसान है वो डेवलप कर रहे हैं, उनकी रैंकिंग। इंडेक्स मतलब क्या होती है, रैंकिंग, है ना। तो याद रखिएगा अभी जो लेटेस्ट रैंकिंग चल रहा है भारत का वो है 129th रैंकिंग, है ना। ये कई बार आ जाता है एग्जाम में, एनटीएससी के एग्जाम में, कि व्हाट इज इंडियाज एचडीआई रैंकिंग। जो एज पर 2019 जो डेटा मैं आपको बता रहा हूं वो है 129th रैंकिंग है भारत का। और इसको कैलकुलेशन करने के लिए तो इनकम का तो यूज करते ही हैं, जो पर कैपिटल इनकम है उसका तो यूज ही लोग करेंगे ही, ठीक है। पर कैपिटल इनकम का तो यूज करेंगे ही, उसके साथ में जो लिटरेसी रेट है और उसके साथ में जो नेट अटेंडेंस रेशियो है और जो वहां का हेल्थ कंडीशन है उसको भी लोग लेते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको याद होगा मैंने बताया था पीपल एज रिसोर्स में, ठीक है। तो ये सिर्फ इनकम को नहीं लेते ना, इनकम को तो लेते ही हैं, लेकिन उसके अलावा हेल्थ और एजुकेशनल पैरामीटर को इंडिकेट करने वाले फैक्टर्स को भी ये काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे नेट अटेंडेंस रेशियो हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, है ना, और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, तो इन सभी चीजों को लेकर ये क्या रिलीज करते हैं, एचडीआई रिलीज करते हैं। एक और मैं आपको शॉकिंग बताना चाहता हूं एग्जांपल, कि जो श्रीलंका है बहुत छोटा सा देश है लेकिन उनकी एचडीआई रैंकिंग भारत से कई गुना ज्यादा अच्छी है। चाइना हमसे बहुत बेहतर है ना। तो इस तरीके से जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनका एचडीआई रैंकिंग बहुत ही अच्छा है हमारे कंपैरिजन में। तो इस मामले पे जो 129th रैंक है वो बहुत खराब रैंक है, इसमें हमें बहुत 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 ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अब उसके बाद में एक चीज और बहुत ही इंटरेस्टिंग इस चैप्टर में दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहां मैं लिख देता हूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि ऐसा डेवलपमेंट जो कि काफी लंबे समय तक है, सस्टेन करे बहुत लंबे समय तक, है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट व्हिच कैन सस्टेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और इसे और भी प्रिसाइज तरीके से आप समझा सकते हो कि ऐसा डेवलपमेंट करना जिसमें आपका प्रेजेंट रिक्वायरमेंट भी पूरा हो जाए और जो फ्यूचर जनरेशन है उनको जो चाहिए उनसे भी कुछ कॉम्प्रोमाइज हम लोग ना करें, है ना। तो देखिए मैं क्या बोला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट वेयर फ्यूचर जनरेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाए और जो प्रेजेंट जनरेशन की जो रिक्वायरमेंट है उससे भी हमें कुछ कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। तो इस तरीके से केयरफुल तरीके से हम चीजों को, रिसोर्सेज को यूज करना है ना, ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन है वो भी उन चीजों को यूज और एंजॉय कर सके, ठीक है। तो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर यू। और उसके बाद में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है इस चैप्टर में जिसे कहते हैं बीएमआई। ये कई बार पूछा गया है एनटीएससी में, याद रखिएगा बीएमआई, ठीक है। तो बीएमआई मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। इसका फुल फॉर्म क्या है बीएमआई का, बॉडी मास इंडेक्स, है ना। तो इसमें हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि लोग जो है वो कितने हेल्दी हैं और कितने अंडर नरिश्ड हैं, ये हम लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बीएमआई का वो ये है कि जो हम लोग वेट होता है ना उसको हम लोग किसमें लेते हैं बेटा, केजी में, ठीक है, वेट इन केजी। और जो हाइट होता है ना उसको लेते हैं मीटर स्क्वायर में। तो इसको जब आप डिवाइड कर दोगे तो जो भी आपको नंबर मिलेगा वो होगा आपका बीएमआई नंबर, है ना, बॉडी मास इंडेक्स। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, जो आपका वेट होगा उसको आप क्या किसमें लोगे, केजी में लोगे, किलोग्राम में लोगे, और जो आपका हाइट होगा उसको लोगे आप मीटर स्क्वायर में। और उसके बाद जो नंबर आएगा ना उसको डिवाइड करने के बाद में जो नंबर आएगा वो होगा आपका बीएमआई। तो एक मैं आपको जस्ट ऐसे ही बताता हूं, जो अगर बीएमआई 18 से कम है, ठीक है, तो आप बहुत ही अंडर नरिश्ड हैं, ठीक है। अगर वो 18 से 25 के बीच में है तो आप बहुत ही हेल्दी हैं, मतलब बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। आप जो है काफी नॉर्मल है, बहुत अच्छे हैं। 25 से अगर वो ज्यादा है तो फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और आप एक ओवरवेट वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, बिलो 18 अंडर नरिश्ड, 18 to 25 नॉर्मल वेरी गुड, एंड अबव 25 ओवरवेट, ठीक है। तो अगर मैं अपना कैलकुलेशन करता हूं तो मैं थोड़ा सा ओवरवेट वाली कैटेगरी में आ जाता हूं, तो मतलब मुझे एक्सरसाइज वगैरह करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है ना।
तो इस तरीके से ये जो डेवलपमेंट वाला पार्ट है वो भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद में जो है वो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं क्या, इस चैप्टर में बेसिकली इतना ही है ना। इसमें हमने क्या देखा, इंडिविजुअल डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट में हम लोग बहुत सारे देश को कंपैरिजन करते हैं, उसमें एक हमने लिया नेशनल इनकम का, जो कि उसमें लूप होता। दूसरा हमने लिया वर्ल्ड बैंक का पर कैपिटा इनकम, है ना। पर कैपिटा इनकम में भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जिसकी वजह से हम क्या यूज करते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि यूनाइटेड नेशन का बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है। उसमें हम लोग एचडीआई रैंकिंग रिलीज करते हैं, जिसमें इनकम के अलावा भी बहुत सारे अदर फैक्टर्स का यूज करते हैं, और उसमें भारत का लेटेस्ट रैंकिंग 129 है, बहुत खराब रैंकिंग है। उसके बाद मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताया, और लास्ट में मैंने बताया बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एनटीएससी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग चलते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है।